अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। और कल के दिन हल्की फुल्की बारिश के साथ ही जो सर्दियों की आमद है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको मौसम सरमा आगे आते हुए और मजबूत से मजबूत तर होता हुआ नजर आएगा। पहले ये होता था कि एक इस तरह का माहौल था कि आप कभी स्वेटर लगाते थे कभी उतारते थे, लेकिन कल से हमने देखा है कि हल्की फुल्की बारिश हुई है, स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए। लेकिन उसके बाद स्वेटर्स सब ने निकाल लिए और अब सब लोग अपनी केयर करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। कागान नारान में क्या कुछ हो रहा है, सवात में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक हैरान कुन खबर सामने आई है। एयर कराची के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर हनीफ गौहर ने इंकशाफ किया है कि तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हनीफ गौहर ने बताया कि ये मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ को पेश की जा चुकी हैं और उन्होंने इस ब्रीफिंग पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि गोताखोरों ने तरबेला डैम के अंदर से मिट्टी के नमूने जमा किए और जिन्हें बाद अज़ा लेबॉर्ट्री में जांचा गया। इन नताइज की बुनियाद पर माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि डैम की मिट्टी में मौजूद सोना तकरीबन 636 अरब डॉलर की मालियत रखता है, यानी इतना कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी अदा हो सकता है और बहुत सारे मामलात पाकिस्तान हल कर सकता है। इनके मुताबिक उन्होंने वापडा को पेशकश की है कि अगर वो खुद ये मंसूबा शुरू करना चाहते हैं तो उनकी कंपनी मदद करने के लिए तैयार है, वरना उनकी टीम सरमायाकारी करके सोना निकालने और हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। इस हवाले से हॉलैंड, एम्स्टरडैम और कनाडा के शराकतदारों से भी बातचीत हो रही है और उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम ये मंसूबा फौरी शुरू कर सकते हैं। पहले हम बलूचिस्तान के हवाले से सुनते थे, अब बिल्कुल हमारे पड़ोस में तरबेला के हवाले से हम ये सुन रहे हैं। तकरीबन 636 अरब डॉलर का सोना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्दी से निकाल लिया जाए, इससे पहले कि हम अमेरिका की तरफ देखें, कतर की तरफ देखें, यूएई की तरफ देखें, सऊदीया की तरफ देखें। ये निकाल लें और अपने मसाइल का हल ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ना हो कि ये फिर वक्त यहाँ पर भी हम ज़ाया कर दें और हमारे जो कर्जे हैं वो इतने बढ़ जाएंगे फिर ये सोना भी हमारे काम ना आए। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत के रेस्टोरेंट्स और फूड पार्क्स के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। इनके लिए नए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए गए। फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक रेस्टोरेंट के जो शेफ़ और वेटर्स हैं उनके लिए कैप का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि जो फूड रिलेटेड उनका अमला है उसको डील करने वाले तमाम अमले के लिए सेफ्टी कैप इस्तेमाल करना लाजमी होगा। SOPs के मुताबिक कैप का इस्तेमाल सेहत के उसूलों के मद्देनज़र रखते हुए लाजमी करार दिया गया और खिलाफ वर्जी की सूरत में फूड पॉइंट रेस्टोरेंट जो है वो सील कर दिया जाएगा। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील किया है कि वो उन रेस्टोरेंट्स की निशानदेही करें जहां पर अमला बगैर कैप के काम कर रहा है। और ये जो फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उन्होंने ये जारी करते हुए टीमों को मुख्तलिफ एरियाज़ में इंस्पेक्शन की हिदायत भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि फूड अथॉरिटीज़ टीम SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स रेस्टोरेंट्स की सरप्राइज इंस्पेक्शन करें। शहरी खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में हमारा साथ दें। आपने करना ये है कि आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे देखिए कि अगर ये SOPs फॉलो नहीं होती हैं तो आप फूड अथॉरिटी को बता सकते हो। डैट इज़ वेरी गुड। कैप का इस्तेमाल हो गया, सेफ्टी कैप का इस्तेमाल हो गया। ये अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको होते हुए नज़र आएगा। जब एक वेटर ने कैप लगी होती है तो कोई भी चीज़ उसमें जो है ना वो आप उसका एक अगर बाल भी ले लेना तो वो भी आपके खाने में नहीं गिर सकता। ये तमाम तर चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि दुनिया में इनकी SOPs हैं, हमारे यहाँ इनकी SOPs नहीं थी और ये SOPs इस्लामाबाद के हद तक अब आपको अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। अब तीनों ज़्यादा आगे बढ़ते हुए क्रिकेट के रिलेटेड हम आपको खबर देते हैं। वैसे क्रिकेट के हवाले से सेगमेंट तो हमने आगे जाके करना है। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को सजा सुना दिया। ICC ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 के 14 सितंबर को खेले गए मैच के दौरान इसकी हवाले से बहुत सारी खिलाफ वर्जी और इस हवाले से जो मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन उन्होंने इसकी समाअत की। ICC के मुताबिक इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए। इसी मैच में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर साहिबजादा फरहान को भी आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया और उन्हें ऑफिशियल वार्निंग और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। ICC ने अपने फैसले में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का सिर्फ 30% जुर्माना किया
और 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए। सूर्या कुमार यादव आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 2.21 की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब पाए गए थे। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नाजेबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई और सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयान दिए थे, लेकिन आईसीसी ने फिर भी भारतीय कप्तान को मुअत्तल नहीं किया। एशिया कप 2025 के 28 सितंबर को खेले गए पाक भारत फाइनल के दौरान भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने भी एक नामुनासिब इशारा किया था, जिस पर फास्ट बॉलर ने आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी की बदनामी का बायस बनने वाला ये रवैया और उसका इतराफ़ किया था। जसप्रीत बुमराह को वार्निंग और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। फास्ट बॉलर ने अपनी सजा कबूल कर ली, लिहाजा बाज़ाब्ता समाअत की ज़रूरत पेश नहीं आई। ख़वातीन वज़ात, इस वक्त हमें सिर्फ सज़ा मिलते हुए नज़र आई है तो वो सिर्फ हारिस रऊफ़ को, क्योंकि वो यहाँ पे भी वायरल हो गए थे, वो इंडिया में भी वायरल हो गए थे। ठीक है, उनकी बॉलिंग ने इंडिया को मैच जितवा दिया, लेकिन उनके जो इशारे थे रफेल गिरने वाले वो शायद इंडिया को ज़्यादा नापसंद आए थे। इस वजह से हारिस रऊफ़ को पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसमें साहिबजादा फरहान भी हमें बचते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्या कुमार यादव भी बच गए और अर्शदीप सिंह भी इसमें बच गए। सो अगर यहाँ पे पाबंदी लगती तो मेरा ख्याल है कि सूर्या कुमार यादव पे 5-6 मैचेस की पाबंदी लग सकती थी, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा नहीं किया। अपनी टीम को ये नहीं कहा कि आप दूसरी टीम से शेक एंड करें मैच जीतने के बाद या हारने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मलबा है वो सिर्फ हारिस रऊफ़ पे गिरा और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जो कि इंडिया की इबा पे काम करती है और इंडिया को खुश करने के लिए सब कुछ ये कर सकती है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको सिंध लिए चलते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है। सिंध में पहली बार बिनाई से महरूम अफराद के लिए स्केनस स्टिक तैयार कर ली गई है। सिंध में 60 लाख से ज़ायद खुसूसी बच्चे और दीगर ज़हनी माजूर अफराद हैं। ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद और ऑटिज़म समेत खुसूसी बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद तिबी टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिवाइसेस भी तैयार की जा रही हैं। ये स्केनर स्टिक्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस ईडी यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एनईडी यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस डिसेबिलिटी हुकूमत सिंध ने भी इसमें ताउन किया है और एनईडी यूनिवर्सिटी के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था और ये तय पाया था, और जिसके तहत सिंध में पहली बार इस मंसूबे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रवा माह में मुतारिफ करवाया गया। पहले मरहले में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस और डिसेबिलिटी हुकूमत सिंध बिनाई से महरूम अफराद को स्केनर स्टिक बिला मुआवजा फराम करेगी। सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ताहा अहमद फारूकी ने बताया कि बिनाई से महरूम अफराद के लिए सिंध में पहली बार स्केनर स्टिक तैयार कर ली गई है, जबकि दीगर ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद और ऑटिज़म समेत खुसूसी बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद तिबी टेक्नोलॉजी के जरिए खुसूसी डिवाइसेस भी तैयार कर ली गई है। सो फाइनली कल हमने पंजाब के हवाले से बहुत अच्छी खबरें शामिल की थी और आज हमें सिंध के हवाले से बहुत ही एक अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसका यकीनी तौर पे सिंध में जो ऑटिज़म रिलेटेड अफराद हैं या फिर खुसूसी अफराद हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये सिंध की देखा देखी आप देखेंगे कि पंजाब में भी और KPK में भी इस तरह के काम हमें होते हुए नजर आएंगे। ख़वातीन वज़ात, सिंध से आपको एक और अच्छे इक़दाम के हवाले से हम बताते हैं, लेकिन सिंध से आपको मैं लिए चलता हूँ मालदीव ने तारीखी कदम उठाते हुए नई नस्ल के लिए तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद वो दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने आइंदा नस्लों के लिए सिगरेट नोशी को कानूनी तौर पर ममनू करार दे दिया है। मालदीव की वजारत सेहत के मुताबिक नए कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा होने वाले अफराद पर जिंदगी भर तमाम तंबाकू नोशी मसनूआत की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू कर दिया गया। यह कानून वहाँ के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने मई में मंजूर किया था, जिसका मकसद तंबाकू नोशी से पाक नस्ल की तश्कील और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। पाबंदी एक ज़रूरतमंदाना इक़दाम है ताकि नौजवान शहरी तंबाकू के मोहलक असरात से महफूज रह सकें। ये मालदीव ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए और ये पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनको करना चाहिए। जो आपकी नई नस्ल है वो कम से कम तंबाकू से तो दूर रहे, क्योंकि यही तंबाकू है जो कि बाज़ औक़ात आप इसको इनहेल कर रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके यही बड़े प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। ख़वातीन वज़ात, एक चीनी जिम की बात करेंगे। चाइना में एक ऐसी जिम है जिसने कुछ ऐसा किया है जिससे सबको हैरान कर दिया है। चाइना की जिम ने हाल ही में अपने एक ऐसी ऑफ़र सामने लाई जो कि काफ़ी तवज्जो उसने हासिल की है। इस ऑफ़र में ये कहा गया है कि 3 माह में सबसे
पहले तो 100 पाउंड किलोग्राम वज़न कम करने का मुतालबा किया गया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 किलोग्राम बनता है, लेकिन उसके इनाम के तौर पे एक इस्तेमाल शुदा पोर्शे कार है जो उन्होंने देने का ऐलान किया, और ये एक स्पोर्ट्स कार है। अगर आप इन लोगों में से हैं जिन्हें जिम जाने के लिए किसी इजाफी तरगीब की ज़रूरत है, तो शायद 2020 मॉडल पोर्शे जीतने का मौका आपको भी मिल सकता है और आपको सोफे से उठने पर ये मजबूर कर सकता है। चीन के एक सूबे की बात की जाए तो वहाँ पे वाक़ई एक जिम ने यह ऐलान किया और शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 10,000 युआन तकरीबन 1400 अमरीकी डॉलर फ़ीस अदा करनी होगी, और वज़न कम करने के अमल के आगाज़ से पहले अपना वज़न नापना भी होगा। ये लाजमी फ़ीस 3 माह की सख्त ट्रेनिंग, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात को भी कवर करती है। यानी आप जीत नहीं पाते तो भी कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। जिम के एक फ़िटनेस कोच भी आपको वहाँ पे मुहैया किया जाएगा, और मकामी मीडिया को बताया गया कि यह चैलेंज दरअसल जारी किया गया, और जब 30 अफराद रजिस्टर हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी। इस वक्त तक 7 या 8 अफराद पहले ही साइन अप कर चुके हैं, और अब देखते हैं कि 30 अफराद कब तक यहाँ पे आते हैं और इसको मुकम्मल जो है वो 30 अफराद होंगे तो उसके बाद पोर्शे की रेस भी शामिल होगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि किस किस शख्स ने 50 केजी वेट कम किया है या नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़, और अब हम आपको एक बातें बलूचिस्तान लिए चलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें मैं आपको बताऊँ कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है, और जब मुंतखब नुमाइंदे इसकी बुनियाद रखें, मुंतखब नुमाइंदे इसको जो है वो इसको करने के लिए आगे निकले तो तब्दीली खुद रास्ता बन जाती है। और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन अरकान असम्बली की जिन्होंने अपने इलाकों में बंद स्कूलों के दरवाजे दोबारा खोले और नए इदारे कायम किए, और उन बच्चों को तालीम की रोशनी दी जो बरसों से इस हक से महरूम थे। आइए मज़ीद जानते हैं बलूचिस्तान से मुस्तफ़ा बुज़दार की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में बरसों से एक अफसोसनाक रिवायत परवान चढ़ती रही है, सरकारी महकमों के मुलाजमीन का घर बैठे तनख्वाहें वसूल करना। इस रवैये ने न सिर्फ निज़ाम तालीम को मफलूज कर दिया, बल्कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया। ऐसे मायूस कुन हालात में उस्ता मोहम्मद से एक उम्मीद की किरण फूटी, जहां मकामी मुंतखब नुमाइंदे सरदार फैसल खान जमाली ने अमली इकदाम करते हुए वो कारनामा सरअंजाम दिया जो बरसों तक कोई न कर सका। इनकी अनथक मेहनत, अज़म और तालीम दोस्ती के नतीजे में 100 से ज्यादा बंद स्कूल दोबारा खुल गए। इन बंद स्कूलों के खुलने से हजारों बच्चे एक बार फिर इल्म की रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं। तकरीबन 340-45 के करीब हमारे पास स्कूल्स हैं, इसमें से 240 के करीब बॉयज़ और 101-2 के करीब जो है वो गर्ल्स हैं। हमने तकरीबन 33 ऐसे स्कूल नॉमिनेट किए हैं जिनको सख्त रिहैब और रेनोवेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने हमारा कोशिश ये होती है कि जो हमारे मेन और मेजर स्कूल्स होते हैं वो हमने तकरीबन जो है 16 स्कूल जो है उसको अपग्रेड के लिए किया है। इंतजामिया की ये काविशें यकीनन बलूचिस्तान के तालीमी मंजरनामे में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएंगी। इस जज्बे की एक मिसाल वो होनहार तलबा है जिसने हाल ही में सूबाई सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया। ये वो बच्ची है जो अपनी मेहनत, लगन और अज़म से न सिर्फ तालीम हासिल कर रही है बल्कि घर के मुआशी बोझ में भी हिस्सा डालती है। बच्ची का वालिद एक मजदूर है जो सैलून के बाहर कपड़े इस्त्री करके अपने घर का झूला जलाता है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। अपनी गुफ्तगू में इस बाहिम्मत बच्ची ने बताया, है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इरिगेशन कॉलोनी उस्ता मोहम्मद की क्लास 10th की स्टूडेंट। मैं पिछले साल की 2024 की विनर प्रोविंशियल लेवल स्पीच कंपटीशन में उर्दू में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और मेरे बाबा जो हैं वो सैलून की दुकान पे इस्त्री का काम करते हैं, और मेरा जो ड्रीम है वो है असिस्टेंट कमिश्नर, तो इंशाल्लाह मैं एक ना एक दिन अचीव ज़रूर कर लूँगी और इतनी बड़ी पोस्ट पे चली जाऊँ कि जो लड़कियाँ अपने फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं वो मेरी वजह से आगे बढ़ सकती। ये मिसाल याद दिलाती है कि तालीम ही वो चिराग है जो तारीकियों को मिटाकर कामयाबी की राह रोशन करता है। जिले में तालीम की शमा रोशन रखने में जहां सरदार फैसल खान जमाली की मुखलिसाना काविशें और विजनरी क़यादत काबिल सताइश है, वहीं इस सफरे इल्म में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शाह बख्श की अनथक मेहनत और गैर मामूली खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। रिसेंटली हमने जो है वो SPK की अपॉइंटमेंट के थ्रू 60 प्लस स्कूल्स और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू 37 प्लस स्कूल जो है हमने फंक्शनल किए हैं। ऐसे स्कूल
जो 2010 के सैलाब के बाद नॉन फंक्शनल थे, उन स्कूल्स को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल किया है। इनकी क़यादत में न सिर्फ 100 से ज्यादा स्कूल्स को दोबारा फाल किया गया है, बल्कि तालीमी निज़ाम में नज़्म ज़ब्त, हाजिरी और म्यारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए मिसाली इक़दाम किए गए हैं, जिसने कांटों में फंसे फूल को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें सही मकाम पर पहुंचाकर खिलने का मौका फराहम किया। आज इन्हीं फूलों की खुशबू पूरे सूबे में इल्म और हुनर की सूरत में फैल रही है। जी, तो मुस्तफ़ा बुज़दार की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की है। बलूचिस्तान से इस तरह की खबरें आना यकीनी तौर पर काफ़ी हौसला अफजा है। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात, अब हम बात करेंगे कल की बारिश के हवाले से। लेकिन कल बारिश तो यहाँ पे हुई, लेकिन मुल्क के बालाई और पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों और मकामी इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग और सड़कों की बंदिश का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले मौजूद होंगे बालाकोट कॉरेस्पॉन्डेंट फरीद चौधरी साहब। फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं, स्पेशली अगर शोगरान, कागान, बाबूसर और बेसर, जलखंड, इन इलाकों की बात की जाए तो किन किन इलाकों में बर्फबारी हुई है? जी, गुज़िश्ता से पेवस्ता रात जो वादी कागान के सियाती मकामात हैं, बाबूसर टॉप, जलखंड, पटाकुंडी, बेसर और नारायण के जो पहाड़ हैं, जी सैफर मलूक और जी लुलूसर, वहाँ पर बड़ी शदीद बारिशों के बाद जो है बर्फबारी हुई है। उस बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ फंस गई थी, जिनमें बेसर के मकाम पर 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो भी रात को फंसी रही और रेस्क्यू टीमों ने रात को उनको रेस्क्यू करके बेसर मून रेस्टोरेंट में मुंतकिल किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर मानसेरा आदल बेहजाद का कहना था कि हमने रेस्क्यू टीमें वहाँ पर भेजी हुई हैं। और इसके अलावा रात को कुछ सियाह फंस गए थे, जिनकी गाड़ियाँ पिस्टन के बायस फंसी हुई थी बूढ़ावई और बटाकुंडी के दरमियान 8 किलोमीटर के फासले पर। उन्हें भी रात 11 बजे के बाद रेस्क्यू टीमों ने वहां से रेस्क्यू करके बूढ़ावई पहुंचाया। जबकि 7 गाड़ियां जो है जलखंड के मुकाम पर फंसने वाली गाड़ियां, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त जो है 300 से जायद जो सयाह हैं वो बेसल में फंसे हुए हैं। ये सयाह जो है बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे कि वहां पर ज्यादा शदीद बर्फबारी की वजह से उनकी गाड़ियां फंस गई, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए केडीओ काम की मशीनरी भेजी गई, लेकिन वो भी नाकाफी थी। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो मशीनरी थी वो बर वक्त मौका पर नहीं पहुंची। उनसे हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने मशीनरी यहाँ से रवाना की है, लेकिन मौसमियाती जो असरात है वो आड़े आ रहे हैं, उसकी वजह से मशीनरी जो है वो आज पहुंचेगी। आज जो है अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और जो इस वक्त जो है 300 या 400 से जायद जो सयाह हैं वो बेसल मून रेस्टोरेंट पर रात भर क्याम किया। और मून रेस्टोरेंट के मालिक ने आज बड़ी फरागदिली का मुजाहरा करते हुए उन लोगों के लिए, जो कमरे तो वहाँ पर कम ही होते हैं लेकिन खाना फ्री किया है। और अभी जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंच रही है। और सही हो गया। और ये बताइएगा चौधरी साहब कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ तक बर्फबारी हुई है? जी, बर्फबारी जो है वो आप मेरे पीछे पहाड़ों पर नजर आ रहा है कि ये जो 12,000 फीट है, इससे ऊपर जो मकामात है वहाँ पर शोगरान, नारायण के पहाड़ जो है और बाबूसर टॉप जो है वो गुज़श्ता रोज ही बंद हो गया था। वहाँ पर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी थी और डिप्टी कमिश्नर दयामर जो है उन्होंने वो गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली जो शहरा है उसे फौरी तौर पर इस वजह से बंद किया था कि अगर आज धूप निकली तो वहाँ पर ग्लेशियर आने के इम्कानात थे और किसी भी मुमकिन खतरा से बचने के लिए शहरा जो गिलगित बल्तिस्तान थी, बाबूसर टॉप की तरफ जाने वाली शहरा वो वहाँ से बंद कर दी गई। इस वक्त जो है बेसल से आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती और ये शहरा जो है गिलगित वाली साइड में हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की हुई है। मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये प्रेडिक्शन भी थी कि बारिश भी होनी है, बर्फबारी भी होनी है, अभी बहुत सारे सयाहों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त मकामी इंतजामिया ने उनको जाने से क्यों ना रोका? क्या पेशगी वहाँ पे इत्तला भी थी तो उनको रोकना बनता नहीं था? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से तो अगले रोज ही पेशी इत्तलात दी गई थी कि यहाँ पर बर्फबारी होगी और स्लाइडिंग का खतरा होता है, ग्लेशियर का खतरा होता है। लेकिन
जो सियाती इलाके हैं उनमें ज़्यादातर जो इंतज़ामिया, चाहे मैं नहीं कह सकता कि गिलगित वाली इंतज़ामिया हो या बालाकोट साइड वाली, लेकिन ये कह सकते हैं कि फासला दूर होने की वजह से वहाँ पर इंतज़ामिया भी बर वक्त नहीं पहुँच सकती और कोई, लेकिन मुमकिन खतरात से बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीमें थी या मेडिकल टीमें थी या केडीए की वो छोटी सी मशीनरी जो थी वो मौजूद थी और कल से ही गाड़ियों को रात से ही रेस्क्यू किया जा रहा था। ताहम बुरा करीब जो एक बड़ी गाड़ी में बहुत सारे सियाह जो फंस गए थे, रात 11 बजे उन्हें बुरा वही से बटाकुंडी मुंतकिल किया गया और इसी तरह जो बेसन से आगे गए हुए थे उन्हें उन रेस्क्यू टीमों ने वापस जो है बुरा बेसन में मुंतकिल किया, जबकि दूसरी तरफ बाबूसर टॉप पे इस वक्त जो है कोई सियाह मौजूद नहीं है क्योंकि ठीक हो गया। बाबूसर टॉप पे इस वक्त कोई बात सियाह मौजूद नहीं है। जोई साहब थैंक यू सो मच हो जाने का। फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद से जो कि सूरत हाल से आगाह कर रहे थे बाबूसर टॉप तक। अब थोड़ा सा रुख करते हैं सवाद का, कालाम का, बहरीन का, और वहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हयात चमन। हयात थैंक यू सो मच हो जाएगा। सर बताइएगा सवाद, कालाम, बहरीन, मालम जब्बा, इन इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल है और कहाँ कहाँ तक बर्फबारी पहुँची है? जी बिल्कुल, जिले सवात के मैदानी इलाकों में गिरज चमक के साथ बारिश और जलाबारी हुई, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम जो है इंतहाई सर्द हो गया है। जलाबारी से खरीफ फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त सियाहती मकामात की अगर बात की जाए तो कलाम, मोहगन, तलोगा, मालम जबा और दीगर जो सियाहती मकामात है वहाँ के मनाजिर जो है वो इंतहाई हसीन हो चुके हैं। हर सू जो है सफेदी छा गई है और पूरा इलाका जो है सफेद बर्फदार में तब्दील हो चुका है। इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इलाके का रुख कर रही है और इन हसीन मनाजिर से खूब महसूस हो रहे हैं। तमाम सयाह स्वात आते हुए अपने साथ गर्म कपड़े और दीगर जरूरी अशिया जरूर लाए क्योंकि सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। जिला इंतजामिया ने भी जलाबारी और खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए एडवाइजरी जारी की है कि सयाह बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, नदी, नालों और दरिया के करीब भी न जाए। जी ठीक हो गया। याद चमन हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे सवात, कालाम, मालम जब्बा के हवाले से। हयात थैंक यू सो मच हो जाएगा। खवातीन और ज़ात यहाँ हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम मुल्की सियासत की बात करें तो इस खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा होती जा रही है। तर्जुमान पाक फौज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी और ऐसी तमाम खबरें महज अफगान प्रोपेगेंडा है। दूसरी जानिब वजारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। इन तमाम वाक़यात के बाद सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान हुकूमत वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में संजीदा है या फिर बयानात और वादे सिर्फ दिखावा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजिया निगार सुल्तान साहिबा मौजूद हैं। मारिया साहिबा थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले अगर DGISPR की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी और ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। क्या आपको लगता है कि तालिबान की हुकूमत का तसलसल खित्ते के अमन के लिए अब खतरा होता चला जा रहा है? DGISPR ने कहा है वो दुरुस्त है क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास और अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत के पास इस वक्त कोई फजाई ताकत नहीं है जिसके तहत वो इस बात का अंदाजा लगा सकें जिसका वो बयान दे रहे थे कि अमेरिकन ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और हम सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फजाइया ना सिर्फ हिंदुस्तान के मद्दे मुकाबल बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी है बल्कि इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए भी जो भी खतरात हैं वो आप बड़े वाज़ेह तरीके से उनको हैंडल कर चुके हैं। तो ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी फजाइया जो है वो खुद ऑपरेट नहीं करेगी और अमेरिकन ड्रोन्स अटैक करेंगे तो इसकी कोई बुनियादी वजह समझ नहीं आती। इसका मतलब ये कि अमेरिका दोबारा जो है अफगानिस्तान में एक जंग करना चाहता है, ये बात गलत है। ना ही पाकिस्तान जंग करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दी की जंग आयद की गई और जाहिर है पाकिस्तान हक पर जानिब है कि अफगान अबूरी हुकूमत से कहे कि उसका जवाब भी दें और उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं और उसको ख़त्म करें। और दूसरा ये कि हम क्या चाहते हैं अफगानिस्तान से, हम अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि अफगानिस्तान पुरअमन रहे, अफगानिस्तान अपने साथ अमन की बुनियाद रखे और पाकिस्तान को भी पुरअमन रहने दें।
और जाहिर है अगर वो ये ठीक हो नहीं गया। अच्छा करते हैं तो फिर मारिया साहिबा, मुझे कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनका बयान गुमराहकुन करार दिया। अब वजारत इत्तलात व नशियात ने इस हवाले से इस्तांबुल के मुज़ाकरात के हवाले से जो हकाइक पे मबनी नहीं था और उस बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया था, ये उनका कहना था। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से जो झूठे दावे हैं, बयानात हैं, ये जारी रहने की सूरत में पाकिस्तान की आइंदा हिकमत अमली क्या हो सकती है या फिर क्या होनी चाहिए? देखिए झूठ का तो कोई जवाब नहीं है। झूठ का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आप सच्चाई से ही कर सकते हैं। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात है इस्तांबुल के साथ या कतर वाले, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता नजर था, वो ये कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी से अपना हाथ उठा ले और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करे। तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर आपकी बातचीत थी, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। अब रही बात है कि वो क्या दास्तान निकालना चाहते हैं उससे और क्या कहना चाहते हैं और किसको कहना चाहते हैं, ये इनके मसाइल है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि उन्होंने अमली तौर पे क्या किया, और 6 नवंबर को भी हम यही देखेंगे कि वो क्या अमली तौर पे वो करने के लिए तैयार हुए हैं जो हम उनसे चाहते हैं। क्या वो तहरीरी बयान करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास हक है कि वो दहशतगर्दी की जंग का जवाब दे। और तीसरी बात ये कि जहाँ वो कहते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ड्यूरेंट लाइन है या इस किस्म की बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई सरहद नहीं है। तो अगर सरहद नहीं है तो इसका मतलब ये कि किसी चीज के ऊपर उनका कोई क्लेम भी नहीं है। फिर जाहिर है आप एक नो मैन्स लैंड के अंदर है, क्योंकि जिस मुल्क की कोई सरहद नहीं होती उस मुल्क का कोई दिफा नहीं कर सकता। और जाहिर है फिर आपके लिए अगर किसी भी एक ऐसी जगह से जहाँ कोई रियासत नहीं है, जहाँ किसी रियासत की इजारादारी नहीं है, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने आप को महफूज करें। और उसके लिए मारिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा सिचुएशन के बाद क्या आपको लगता है कि तालिबान रजीम क्या वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए संजीदा है? उनकी इंटेंशंस क्या हैं बेसिकली? लेकिन टेंशन की बात नहीं है, उनके सामने नताइज बहुत वाज़ेह हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलते हैं अमन के लिए, तो पाकिस्तान दूसरा रास्ता अख्तियार करने में वक्त नहीं लगाएगा। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहद है उसको इस वक्त गैर कानूनी आमतोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस गैर कानूनी क्रिमिनल नेटवर्क्स का इंटरफेस है, मंशियात फरोशों का, क्रिमिनल नेटवर्क्स का इंटरफेस है किसके साथ? दहशतगर्द तंजीमों के साथ। और अब अगर ऐसी सूरत हाल में जहाँ दहशतगर्द तंजीमें मिलकर आपके मुल्क को और आपकी सरहद को गैर मुस्तहकम करेंगी, तो आप तजारत भी रोक सकते हैं। और अगर आप ATTA रोकते हैं उसको असर 9 आप उसका मुवाजना करेंगे, देखेंगे कैसे आप उसको वैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो $75 बिलियन का ट्रेड है जो सिर्फ रवायती चीज़ों के साथ है, और अगर आप उसके साथ गैर रवायती या मंशियात या स्मगलिंग इन सारी चीज़ों को लगाते हैं तो तकरीबन $1 ट्रिलियन का है। तो तकरीबन $2 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो सब कुछ रुक जाएगा। और अगर वो रुकता है तो इसका फैसला फिर अफगान हुकूमत को करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो इस तजारत का फायदा हो रहा है उससे सिर्फ 500 मिलियन है। सो पाकिस्तान तो ये तजारत रोक सकता है, क्योंकि हमें हमारी रियासत को इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, जो गैर रवायती अनासर हैं जो इस वक्त दहशतगर्दी को, जो इसकी आड़ में दहशतगर्दों को खैर मतलब इलीगल चीज़ों को फ़रोग देना चाहते हैं, उन पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। और हम सब जानते हैं कि अफगान हुकूमत को एक बहुत बड़ा सामना होगा, एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा अगर उनके पास बुनियादी अशिया तनोश यानी खाने पीने की चीज़ों का भी जो है एक कहत तारी हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी ये खबर आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ताल्लुकात नहीं ठीक हो रहे, तो आपने देख लिया कि 2-3 जगह से उनके खिलाफ जो है एक इम्प्लीकेशन आनी शुरू हुई। बदख्शां में उनका एक जो है फैक्शन अलहदा हो गया, उसके बाद उसके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। उसी तरह नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से भी मुख्तलिफ आवाज़ें आई कि वो तैयार हैं वापस अपनी जगह संभालने में। तो ये अगर थोड़ी देर भी पाकिस्तान के साथ इस तरह की सूरत हाल करेंगे तो उनको अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगी। अगरचे पाकिस्तान का बुनियादी मकसद तालिबान की हुकूमत को इम्पैक्ट नहीं करना, लेकिन अगर वो इस किस्म की हरकत जारी रखेंगे कि भारत की जानिब से क्योंकि अब कुछ और खदशात भी हैं हमें। DGSPR का कहना है कि वो समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। सो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन क्या भारत बाज नहीं आएगा? जिस तरह का हमने उनको आज से 6 महीने पहले एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बावजूद भी अब समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? हम बाज तो नहीं आने वाला, क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि उनको लगता है 75वीं सालगिरह है RSS की। इसके अलावा BJP के जो लीडर है अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी चाहते हैं कि जो है उनके पर जो उनका एक
एक लेगेसी रहे। और इसी तरह जो उनके लीडरान हैं सारे, वो सब इसी सोच में है कि जो कुछ वो कहते आए हैं उसको किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकें। देखिए, उन्होंने ठीक हो पहले गया फजाइया मारिया को साहबा, उठाया थैंक कि यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमारे बैरुल अक़वामी उमूर जो कि अफगानिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से बात करी थी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पे फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट वापस आई और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने जबरदस्त मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 263 रन बनाए। ओपनर्स क्विंटन डी कॉक 63 और प्रेटोरियस ने 57 रन की उम्दा आगाज फराम किया। तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स ने दरमियानी ओवर्स में शानदार वापसी की। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3 जबकि साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ का ताक़ुब सनसनीखेज अंदाज में किया। मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 55 रन बनाए, जबकि आगा सलमान ने शानदार 52 रन की इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इब्तदाई बल्लेबाज फ़खर जमान 45, साइम अयूब 39 बनाकर टीम को उन्होंने मुस्तहकम आगाज फराम किया। मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान ने दबाव के बावजूद हदफ 49.4 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सो ये मैच की डिटेल्स थी जो कि फैसलाबाद स्टेडियम में हुआ। लेकिन खवातीन वज़ात, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम जब आएगी तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्विंटन डी कॉक हो गए या फिर टोनी डिजोजी हो गए या कॉर्बन वॉश ऐसे लोग हैं या फिर लुंगी इंगीडी। ये 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत ही क्रिकेट खेलते हैं ओडीआई में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनमें मार्क्रम हैं, कगिसो रबादा हैं, फिर एनरिक नोकिया हैं, किशफ महाराज हैं, तबरेज शमसी हैं। ये वो लोग हैं जो कि इनकी जानिब से जो फुल स्ट्रेंथ टीम है वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक सी लेवल की टीम आपके पास भेजी और आप उससे भी आखिरी ओवर में जीत रहे हैं। और एक ऐसी कन्विंसिंग सूरत हाल थी जब रिजवान और सलमान अली आगा विकेट पे मौजूद थे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मोहम्मद रिजवान भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते आउट हुए। उसके साथ साथ सलमान अली आगा ने भी यही किया, लेकिन सलमान अली आगा तक तो डैमेज डन हो चुका था, क्योंकि उसके बाद हसन नवाज आए, वो आउट हुए। फिर बहुत सारे और भी लोग उन्होंने मायूस किया। फिर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम एक बार फिर ग्राउंड में आए। फैसलाबाद का क्राउड उनको देखना चाहता था, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2023 की बात की जाए तो 2023 में आखिरी दफ़ा उन्होंने 100 स्कोर किया था। उम्मीद की जा रही थी कि फैसलाबाद के क्राउड के सामने बाबर आजम कोई बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन बाबर आजम 7 स्कोर ही बना सके और 7 स्कोर बनाने के बाद आउट हुए। लेकिन हमें अपने क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए साउथ अफ्रीका की इस टीम को कम से कम अगले 2 मैचेस में 1 साइडेड शिकस्त देनी होगी। 1 साइडेड शिकस्त देंगे तो उसके बाद एक टीम तो साउथ अफ्रीका की हो जाएगी जो अगले दौरे में पाकिस्तान का दौरा हो गया, पाकिस्तान वहां पे जाएगा, आपके खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम मैदान में उतारेगी। अदरवाइज अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहे तो वो कहेंगे ठीक है यही बच्चे मोर देन इनफ है, पहले भी खेल चुके हैं, एक बार फिर उनको भेजते हैं, शायद ये पाकिस्तान को इसी तरह से क्लोज मुकाबलों में से 1-2 मुकाबले जीत जाएं और हमारे लिए एक बैकअप बनता जाएगा और बैक स्ट्रेंथ हमारी मजबूत होती जाएगी। सो पाकिस्तान क्रिकेट को इस हवाले से सोचना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट को अगले दोनों मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी क्रिकेट के मुतालिक गुफ्तगू, क्योंकि फैसलाबाद में भी मुकाबला होना और फिर एक वक्फे के बाद एक और मुकाबला होगा। 3 मैचेस की सीरीज फैसलाबाद में होगी, उसके बाद श्रीलंका के मैचेस रावलपिंडी में होंगे। तो ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। और हम ये सुनते भी आ रहे हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा हकीकत भी है कि वी आर एग्रो बेस्ड इकॉनमी और पाकिस्तान की ज़राअत उसमें बहुत सारे इनकलाबात भी आ रहे हैं और एक नया इनकलाब उसमें जन्म ले रहा है। वो है ऑलिव ऑयल के हवाले से, जैतून की काश्त के हवाले से। ये वही जैतून है जो कभी सिर्फ इटली, स्पेन या फिर तुर्की की पहचान समझा जाता था। पाकिस्तान की मईशत और किसान
दोनों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बन चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में जैतून के बागात तेज़ी से फैल रहे हैं, जिससे मुल्क की सतह पर रोज़गार के नए मौके और ज़रूरी तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं। जैतून के तेल की आलमी मंडी में बढ़ती हुई तलब के बायस पाकिस्तान इस फसल के ज़रिए न सिर्फ अपनी दरामदी बिल में नुमायाँ कमी ला सकता है, बल्कि बरामदात में इजाफा करके कीमती जो ज़र मुबादला है वो भी हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं। मैं सबसे पहले राइट साइड रऊफ़ खान काकड़ साहब, जो कि डीजी हैं एग्रीकल्चर रिसर्च बलोचिस्तान कोयटा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, बड़े दूर से आप आए। और उनके साथ जी अहमद खान बुजदार साहब, इनके अपने फॉर्म्स हैं जैतून के हवाले से, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रऊफ़ साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि हमने अक्सर, जिस तरह मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था आपसे, कि जैतून के हवाले से, ऑलिव ऑयल के हवाले से ये सुना था कि ये इंपोर्टेड क्वालिटी बड़ी बेस्ट होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे तो सिर्फ इंटरनेशनल इदारे भी आके बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ऑलिव ऑयल है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में बड़ा इसकी अब कदर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूयॉर्क में कंपटीशन हुआ था, 1200 सैंपल जमा किए गए थे। उसमें बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरलाई के ऑलिव का सैंपल भी था, तो उस सैंपल ने सिल्वर मेडल लिया है, यानी दुनिया में वो चौथे नंबर पे आया है और एशिया में वो फर्स्ट नंबर पे है। कहने का मकसद ये है कि हम थोड़ी सी और तवज्जो दें इस पौधे को, तो हम दुनिया को लीड करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मौसम दिए हैं कि यहाँ के तेल दुनिया की अच्छी से अच्छी क्वालिटी से अच्छे हैं, यानी इसमें पॉलीफिनोल बहुत हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत हैं, इनकी केमिस्ट्री दुनिया के बेहतरीन तेल से अच्छा है। खाने में जब इंसान खाता है तो ये तेल बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो इसमें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जैतून उगता है वहाँ का बेहतरीन फल जो है ना, उसके तेल में, फल के तेल में बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। सही। अच्छा काकड़ साहब, इससे पहले कि मैं बुजदार साहब की जानिब जाऊँ, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में, क्योंकि आप वहाँ के एग्रीकल्चर को भी देख रहे हैं, रिसर्च सेंटर को भी देख रहे हैं, वहाँ पे इसकी पैदावार के हवाले से हमें बताइएगा, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो आपने टिक मार्क किए हुए कि ये इलाके हैं जो कि जैतून के हवाले से आपके हॉट प्लेसेस हैं। ऐसा है, 1986 में इटली गवर्नमेंट के ताउन से बलूचिस्तान में 2 बागात लगाए गए थे, एक लोरलाई में और एक खुशदार में। उन 2 बागात का अब ये नताइज सामने आए हैं कि लोरलाई में, बलूचिस्तान में इनके बड़े अच्छे वो असरात आते हैं। मसलन लोरलाई, जोब, मुसाखेल, शेरानी, बारकान, मुसाखेल, नसई तक, फिर नसई से तुतक तक, ये इलाका जो है ना वो बर्फबारी का इलाका है। तुतक से वट तक और नाल, करख, जेरी, ये इलाके सबसे मौजू हैं। यहाँ का तेल की क्वांटिटी बहुत अच्छी है और तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमने बहुत सारे जगहों पे चेक किया है, तेल की जो परसेंटेज है 32% है, दुनिया में नहीं है। यानी स्पेन और ये जो इटली है, इनका भी जो रिकॉर्ड किया गया है एवरेज 25% है, हमने 32% भी लिया है। और हमने वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है जो दुनिया में मतलब 50 kg पर ट्री लेते हैं। ठीक हो गया, हमने 200 kg भी लिया, 300 kg भी एक दरख्त से लिए। ठीक हो गया। काफी साहब आपकी तरफ आते हैं। बुजदार साहब, आप बताइएगा कि आप कब से जैतून की काश कर रहे हैं? इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा वर्जन यूज़ करते हैं, फिर कोई कुकिंग का अलग कोई वर्जन होता है। पाकिस्तान में किस किस काश को आप देख रहे हैं? देखें, मैंने फरवरी 2010 में ओलिव लगाए थे। जब ओलिव एग्रीकल्चर सर रऊफ़ साहब फरमा रहे हैं, काफ़ी पहले शुरू किया था। लोगों के पास चंद ज़मींदार थे बलूचिस्तान में जिन लोगों ने 2009-2010 में बाग लगाने शुरू कर दिए।
जो प्रैक्टिकली ज़मींदारों के पास ये आ गया था, अच्छा। आम फार्मर के पास ये सही। आया था। मैंने भी उस वक्त दरख्त लगाए थे। हम उन 8, 10, 15 ज़मींदारों में से हैं जिनके पास हैं। ओलिव बलूचिस्तान में 2 किस्म के हैं। एक तो ये ओलिव है जो इटली और स्पेन और तुर्की से गवर्नमेंट ही लाया है। एक है वाइल्ड ओलिव, वो भी है बलूचिस्तान के पहाड़ों में। मेरा डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल है। मूसा खेल, ज़ोब, शेरानी, इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। हरनाई में, खुजदार के कुछ इलाकों में जहाँ पे वाइल्ड ओलिव भी है। देखें, पाकिस्तान का जो ओलिव है, मैं इटली, तुर्की और इजिप्ट, ईरान के मशहद, शिराज, कोम, जाहिदान, ये मैं देख चुका हूँ उनका ओलिव। और उनका हमारा ओलिव उनसे बहुत ही बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो ओलिव पाकिस्तान में बिक रहा है उसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ओलिव है शायद वो 100% ज़्यादा होगा। बिल्कुल भी इस पे कीमतन भी पाकिस्तान का ओलिव बहुत कम कीमत पर हम लोग दे रहे हैं, फार्मर दे रहे हैं। और पैदावार के लिहाज से पहली दफ़ा 2019 में वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे हाशिम पोपलज़ई साहब, बारानी ज़री तहकीकाती अदारे में मैंने अपना फार्म से ऑयल लाया। वहाँ पे यूएसएड के भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। बलूचिस्तान का एडिशनल सेक्रेटरी भी थे और बाकी लोग थे, अंग्रेज़ भी थे, इटली के लोग थे। 28.5% ऑयल हम लोगों ने निकाला। तो ये सारे लोग हैरान हो गए कि 28.5% बहुत बड़ा एक है। तो हाशिम पोपलज़ई साहब ने पूरे एग्रीकल्चर के जो पंजाब के लोग हैं, डायरेक्टर लाहौर, डायरेक्टर फैसलाबाद, डायरेक्टर मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, डायरेक्टर बारी चकवाल और उनके जो पीएचडी के लोग थे, सबको मेरे फार्म का विज़िट कराने के लिए हुक्म दिया कि आप जाएं, उनको देखें कि वो कितना करें। और यहाँ पे 8% या 10%, 12% निकल रहा है। तो एक बलूचिस्तान की ज़मीन इंतहाई मौजू है उसके लिए। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह होंगे। जिस तरह रऊफ़ साहब ने बताया कि ये जो एरिया हमारे हैं ये बहुत बेहतर है। अभी पंजगूर में काश्त हुआ है, एक अच्छा खासा उस पर लोगों ने तेल निकालना शुरू किया। मेरी ज़ाती राय है, फिगर ज़ाहिर है सरकार के पास बहुत ज़्यादा होंगे। मेरी राय है कि 2027-28 में जो ओलिव ऑयल बलूचिस्तान से निकलेगा, ये इस्लामाबाद के लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ओलिव निकलता है जो बलूचिस्तान में 2027-28 में। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों का अभी मैं 2014 से फसल ले रहा हूँ, कुछ लोग 2015 से होंगे, 15 से और 20 हो गए, उन लोगों ने 19, 20, 21, 22, 23 को लगाए। और उस टाइम आपकी फसल कितनी थी और अब कितनी थी? क्योंकि मैंने काकड़ साहब की जाने भी जाना है। मैं जब आपने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे 500 दरख्त थे। 500 दरख्त। 2014 में मैंने कोई 600 लीटर ऑयल निकाला। 2015 में मैंने कोई 900 लीटर ऑयल निकाला। इस तरह पिछले साल तकरीबन 6000 लीटर आप किस तरह मार्केट में इसको बेचते हैं? तकरीबन औसत रेट 3000 रुपए मार्केट में बिकता है। ठीक तकरीबन काकड़ साहब आपकी तरफ आएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से जिस तरह आप 27-28 की बात बुजदार साहब कर रहे हैं, तो हमने ये सुना भी, महफिलों में भी सुना, सोशल मीडिया में भी पढ़ा, लेकिन आपसे हकीकत जानना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हम ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर इसी हिसाब से हमारी प्रोडक्शन होती रही तो पाकिस्तान तो आने वाले दिनों में हमारा ये कर्जा उतार सकते हैं ऑलिव ऑयल। बिल्कुल ऐसा है कि हम अपने आवाम को बेहतरीन क्वालिटी ऑयल दे सकते हैं। हमने 24 लाख पौधे लगाए हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा ने फार्मिंग कम्युनिटी तक 24 लाख पौधे पहुंचाए हैं, जिसका 30% प्रोडक्शन पे है। 2028 में इंशाल्लाह 100% प्रोडक्शन पे आएंगे। तो जब ये 100% प्रोडक्शन पे आएंगे तो हम सारी मुल्की ज़रूरियात इसे पूरी कर सकते हैं। एक दूसरा, फार्मिंग कम्युनिटी को अच्छा खातिर ख्वाह इनकम, अच्छा अर्निंग मिल सकता है इससे। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी की वजह से दूसरे फसलात रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। मसलन सेब कम होता जा रहा है, खुबानी कम होता जा रहा है, उनको वीकली इरिगेशन की ज़रूरत है। जबकि हमने खुद ऑब्ज़र्व किया है ट्रायल में कि हमने पूरा साल जैतून के पौधे को पानी नहीं दिया। अच्छा। मगर फिर भी इसने कुछ फसल दिया था। अगले साल जब हमने उसको, अल्लाह पाक ने करम किया, बारिशें हुई, तो अगले साल वो बम्पर क्रॉप दे गया। तो यानी ये खुश्क होता ही नहीं है। अगर आप सेब की निस्बत इसको देखें,
सेब को 2-3 हफ्ते आप पानी ना दें वो मुरझा जाता है। मगर ये पूरा साल हमारे अपने ट्रायल में था, पूरा साल हमने पानी नहीं दिया मगर पौधा जिंदा रहा, सही रहा, सलामत रहा। बलूचिस्तान में जो इलाके बारकान, मुसाखिल, शेरानी, जोब, लोरलाई, हरनाई, किला सेपला और खुजदार, इसमें 80 मिलियन पौधे वाइल्ड हैं। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ पौधे जंगली पौधे हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे इलाकों में ये फसल रखा हुआ है, इसके जंगलात हैं। और अल्लाह पाक खुद इंडिकेटर देता है, मतलब इंडिकेट करता है कि ये फसल आपके इलाके के लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही, और उसको आप माशाल्लाह से लगा भी रहे हैं। मुझे ये बताइएगा सर, जब भी हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई में कहा, पूरी दुनिया में ये समझा जाता है और पाकिस्तान में भी ये समझा जाता है बाहर से अच्छा आता है। अब लेट्स सपोज मैंने अगर बलूचिस्तान का ऑलिव ऑयल लेना है तो वो मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है? आवाम भी इस वक्त सुनना चाहिए। ऐसा है कि मुख्तलिफ ट्रेडर हैं, आते हैं। जब फार्मर अपना फसल लेता है तो लोरलाई ऑलिव ऑयल के नाम से हैं, लोरलाई मरगज़न ऑयल के नाम से हैं, इस तरह बर्क पुश्त के नाम से जैतून का तेल बिकता है। मुख्तलिफ ट्रेडर हैं, एलो के नाम से तेल बिक रहा है। तो ये अच्छी क्वालिटी है। हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल मार्केट compete करना है। अल्लाह ताला ने आपको अच्छा मौसम दिया है, इसकी वजह से इसमें ऑयल कंटेंट अच्छे बनते हैं। ऑयल कंटेंट के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सही। इंटरनेशनल मार्केट हम कोशिश करते हैं कि उनको इंटरनेशनल मार्केट से इंट्रोड्यूस कराएं। जिस तरह ये रावलपिंडी इलामा इकबाल पार्क में ये एक्सपो हुआ, फेस्टिवल हुआ, फाउंडेशन के ऑलिव फाउंडेशन के तवसुत से यूसुफ साहब, सैयद यूसुफ शाह साहब उनको लीड करते हैं। इसी तरह ऑलिव कल्चर वाले इटालियन वो करते हैं, पाक ऑलिव वाले करते हैं, टिडाप वाले करते हैं, एक्सपो करते हैं, मनाकिद करते हैं। हमारे एक्सपो में जाते हैं, बाकायदा वहाँ पे तेल डिस्प्ले करते हैं बोतलों में, पैकिंग में। वो इसलिए हम जाते हैं कि हम अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर्स को, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बुज़दार साहब, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि आपने उस ज़मीन की बात की थी जहाँ पे ओलिव ऑयल आप उगाते हैं। माशाल्लाह से 7 वाली ज़मीनें तो उनके रेट भी आसमानों को छू रहे होंगे। और आप ये बताइएगा कि आप जो इतना 66,000 लीटर आपने बताया था पहली दफ़ा हुआ था या इतना आपने प्रोड्यूस किया था, तो ये कौन कौन से बायर्स हैं जो आपसे खरीदते हैं? मैंने कहा 6,000 लीटर पिछले साल हमने, मतलब सिर्फ बरगोले फार्म मैंने निकाला। ये मैंने बलूचिस्तान की बात बरगोले फार्म की, पूरे बलूचिस्तान में तो अच्छा खासा तेल निकला था, बहुत तेल निकला है। ये स्क्रीन पे आप दिखा रहे थे, देखें वाइल्ड ओलिव के बारे में भी हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। वाइल्ड ओलिव हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा है, उस पर काम होना चाहिए। हमारे पास 2 किस्म के वाइल्ड ओलिव हैं, एक ब्लैक एक वाइट। वो स्क्रीन पे आ रहा था, आपने देखा है, बिल्कुल सफ़ेद रंग के है। ये दुनिया में नापैद पौधा है। आप यकीन जाने, जिधर मैं रहता हूँ मेरे गांव में, मेरे इलाके में सिर्फ 4 दरख्त हैं। उसके हमने कोई 100 कटिंग ला करके बारानी ज़री तहकीकाती अदारे में तजर्बाती बुनियाद पर हम उसको लगा रहे हैं कि ये फिर कितना अच्छा होगा। शायद दुनिया का एक अच्छा उसमें एक कुछ होगा कि ये वाइट ओलिव है। सही, वो भी हमने लगा दिया। 100 दरख्त हमारे कामियाब हो गए, इंशाल्लाह हम उसको चले अल्लाह करे कि आपकी इसी तरह से मजीद दरख्त भी कामयाब हो। इसके अलावा भी जैतून इस जितना बलूचिस्तान में कामयाब है, शायद एक इनकलाब लाएगा पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर थैंक यू सो मच। अहमद खान बुज़दार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ अब्दुल रऊफ खान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात जैतून के हवाले से, अब आपने बाहर का जैतून नहीं लेना, बलूचिस्तान का जैतून लेना है। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान का जैतून कौन सा है, तो काकड़ साहब ने तमाम नाम गिनवाए। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगहों से आपको किस नाम से बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का अपना जो जैतून है वो मिल सकते हैं। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।